हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन को ऐसे ही बहुत अच्छे तरीके से जिएं। ठीक है, क्योंकि अगर हम खुश होते हैं तो हम हर कार्य को बड़ी निपुणता से करते हैं। तो चलिए हम भी रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। मैं हूँ आपके साथ मंजू तिवारी और हम पढ़ेंगे अध्याय जिसका नाम है बस की यात्रा। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम पाठ परिचय ले लेते हैं। तो एक पुरानी और खटारा बस में यात्रा करने का बड़ा ही हास्यप्रद और मार्मिक वर्णन इस पाठ में किया गया है। अपनी यात्रा के दौरान यात्री बस की गतिविधियों के कारण किन किन परिस्थितियों से गुजरे और क्या यह बस यात्रियों को मंजिल तक पहुंचाने में सफल हुई या नहीं। तो आइए इसी पर चर्चा इस अध्याय को पढ़कर करेंगे। तो आइए थोड़ा मनोरंजन हो जाए अध्याय के माध्यम से कि किस तरह बस में यात्रा की गई और बस की क्या हालत थी। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। अर्थात हम 5 मित्रों ने तय किया कि बस से यात्रा करेंगे, क्योंकि हम में से 2 को सुबह काम पर जाना था और हमें लगा कि बस से यात्रा के दौरान हम जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन कई लोगों ने हमें समझाया कि इस बस में यात्रा मत करो। तो हमें पूछना ही पड़ा कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, रास्ते में डाकू नहीं मिलते, ये बस स्वयं डाकिन है। तो हमारी समझ में कुछ आया नहीं। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। अर्थात जब हम लोगों ने बस को देखा तो बस इतनी पुरानी थी, ऐसा लगता था ये बहुत वृद्ध बूढ़ी हो चुकी है। और शायद लोग इसमें इसीलिए सफ़र नहीं करते होंगे कि बेचारी इस बूढ़ी अवस्था में इस बस को क्यों कष्ट दिया जाए। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, ये बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है ये? हाँ, कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। अर्थात उसी बस में एक बस के कंपनी के हिस्सेदार भी मिल गए हमें। तो उनसे पूछा हमने कि भाई ये बस चलती है, क्योंकि उसकी हालत देखकर नहीं लग रहा था कि वह बस चलती है। उन्होंने कहा, क्यों नहीं चलती? तो हमने पूछ ही लिया कि अपने आप चलती है। उन्होंने कहा हाँ। तो बस हम यही देखना चाहते थे कि बस कैसे चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वह इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदाई दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। अर्थात फिर क्या हुआ, हमारे एक डॉक्टर मित्र ने कहा कि चलो चलते हैं भाई, अब नई नवेली बच्चों से अच्छा तो पुराने लोग होते हैं, उनके पास बहुत अनुभव होता है। इसी तरह इस बस के पास भी बहुत अनुभव होगा, इसीलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से चलते हैं। तो चलिए बच्चों, आगे समझ लेते हैं आखिर बस की यात्रा में हुआ क्या। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। अर्थात इंजन जब स्टार्ट हुआ बस का तो पूरी बस गड़गड़ गड़गड़ करके हिलने लग गई। ऐसा लगा कि हम इंजन में ही सफ़र कर रहे हैं। और कांच तो बहुत ही कम थे बस में, और जो थे वो ऐसा लग रहा था इंजन की आवाज़ से टूटकर हम पर गिरेंगे, इसीलिए बाकी कांचों से हमें बचना था।
बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि ये गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। अर्थात इतनी पुरानी बस थी, उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। ऐसा लग रहा था हर हिस्सा एक दूसरे से अलग होने की कोशिश कर रहा है। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, तो कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। अतः 3-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए, यानी कि 10 मील चलने के बाद सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नाली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। अर्थात अचानक क्या हुआ, बस रुक गई और ऐसा बताया गया कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाला और उसे नली में डालने लगा। बस अब हम सोचने लगे कि बस पता नहीं कैसे आगे जाएगी। समझ में नहीं आ रहा था कि इस बस में हम क्यों बैठे। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकती है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता, डर लगता कि इसी पेड़ से बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता, तो मुझे दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी, यानी कि कोई झील दिखती तो सोचता कि बस इसमें गोता लगा जाएगी। अर्थात अब बस की रफ्तार बहुत धीमी हो गई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम समय पर अपनी जगह पर पहुंच पाएंगे। कभी भी ब्रेक फेल हो सकता था, यह आशंका बनी हुई थी। स्टीयरिंग टूट सकता था, सब कुछ लग रहा था, लेकिन सोचा इससे क्या फ़ायदा। प्रकृति के दृश्य ही आनंद इसके उठाया जाए। तो हम लुभावने दृश्य देखने लगे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे और साथ में मुझे ये भी लग रहा था कि जाने किस पेड़ से ये बस टकरा जाए। इसीलिए हर पेड़ मुझे अपना दुश्मन नज़र आ रहा था। झील दिखती तो लगता था कि कब ये बस झील में गोता लगा जाए, ये भी नहीं पता। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। अर्थात फिर से बस रुक गई, लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं था कि बस में कोई खराबी है। और हिस्सेदार साहब भी कह रहे थे कि बस बहुत बढ़िया है, ये तो इत्तेफाक की बात है कि आज कुछ गड़बड़ हो रही है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम जा रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। बियाबान यानी कि सुनसान जगह में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, अर्थात धीरे धीरे हेडलाइट भी धीमी होने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो उम्र ही नहीं रही। अर्थात वयोवृद्ध बस ऐसे लग रही थी कि वो अपने सामने आने वाले किसी भी वाहन को निकालने पर आतुर थी और वो किनारे होकर खड़ी हो जाती। अर्थात बस की हालत इतनी खराब थी। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। लेखक कहते हैं हम तो आज ही सफ़र कर रहे हैं, लेकिन ये हिस्सेदार साहब तो रोज़ इस बस में सफ़र करते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता, उन्हें बस की हालत पता है, लेकिन फिर भी जान को हथेली में लेकर वो रोज़ इसमें बैठते हैं। तो उस सर की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते।
कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। तो इस तरह मेरे मन में ख्याल आ रहे थे हिस्सेदार साहब के लिए कि वो कितने महान हैं, ऐसी बस की हालत देखकर भी उसमें सफ़र करते हैं। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इनसे सीधे उस लोक को प्रयाग कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। अर्थात अब हमने उम्मीद छोड़ दी थी कि हम पन्ना समय पर पहुंच जाएंगे। हमें अब लगा कि अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। इसीलिए सब बैठकर हंसी मजाक करने लग गए। तो बच्चों, हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया ये है पाठ है। तो हरिशंकर परसाई जो है इसी तरह के निबंध लेख लिखा करते हैं जिसमें हास्य का पुट होता है। व्यंग्यकार लेखक इन्हें माना जाता है। तो बच्चों, हमें अपने जीवन से ये सीख लेनी चाहिए कि कभी भी हमें जोखिम में डालकर इस तरह की यात्राएं नहीं करनी चाहिए। अपना जीवन सुरक्षित रहेगा तो जीवन तो यात्राओं का ही नाम है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, यात्रा करते समय हर चीज़ का ध्यान रखें, हर चीज़ ध्यानपूर्वक देखें। आप कहाँ जा रहे हैं, किससे जा रहे हैं, सब ठीक ठाक है नहीं, इस पर ध्यान देकर ही आगे बढ़ें। तो चलिए बच्चों, लेखक परिचय ले लेते हैं। तो श्री हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के स्मानी गांव में 22 अगस्त 1924 ईस्वी को हुआ था। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। इनकी प्रमुख रचनाएं, इनकी मुख्य रचनाएं जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, तक्की की बात, काग भगोड़ा, पगडंडियों का ज़माना, बेईमानों की परत, तुलसीदास, चहत घिसे और भूत के पीछे पाँव, सदाचार का तावीज़ आदि हैं। अब हम शब्दार्थ लेंगे बच्चों जो इस पाठ से संबंधित हैं। इस पाठ में आए शब्द हैं हाजिर का अर्थ है उपस्थित, सफ़र यात्रा, वयोवृद्ध बहुत बूढ़ी यानी कि पुरानी, योग्य लायक कूच करना, परलोक से धारना गुजर जाना, निमित्त यानी कि बहाना, फौरन तुरंत, लुभावने मनमोहक सुहावने, प्राणांत का अर्थ है मृत्यु, अंत्येष्टि अर्थात अंतिम क्रिया कर्म, और पुलिया यानी कि छोटा पुल, स्पीड तेज गति, दुर्लभ कठिनाई से प्राप्त, बेताबी का अर्थ है बेचैनी, तनाव यानी चिंता, और इत्मीनान का अर्थ होता है सब्र। अब अध्याय समाप्ति के बाद हम चलेंगे अभ्यास कार्य की ओर। सबसे पहले पाठ से बातों बातों में अर्थात मौखिक प्रश्न है। पहला प्रश्न है, बस कौन से आंदोलन के दौर से गुजर रही थी? तो बस असहयोग आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर देंगे आप पाठ के आधार पर। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, सही विकल्प चुने। क, यह बस किसके योग्य थी? रखने, यात्रा, पूजा, तोड़ने। सही विकल्प है 100 पूजा। ख, बस को देखकर क्या उमड़ पड़ी? ताजगी, चिंता, श्रद्धा, क्रोध। तो 100 विकल्प सही है श्रद्धा। ग, यह बस नई नवेली बसों की अपेक्षा कैसी थी? अच्छी, अविश्वसनीय, पुरानी, विश्वसनीय। तो इसका सही विकल्प है 2 विश्वसनीय। घ, बस कंपनी के कौन उसी बस से जा रहे थे? ठेकेदार, हिस्सेदार, यात्री, शुभचिंतक। तो सही विकल्प है ब हिस्सेदार। तीसरा प्रश्न है, लिखिए संक्षेप में। क, पेट्रोल की टंकी में छेद होने पर ड्राइवर ने क्या किया? पेट्रोल की टंकी में छेद होने पर ड्राइवर ने पेट्रोल को बाल्टी में भरकर नली से उसमें डालने लगा। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिएगा। चौथा प्रश्न है, विस्तार से। क, बस वयोवृद्ध अवस्था में थी, इस कथन की पुष्टि विस्तार से कीजिए। बस वयोवृद्ध अवस्था में थी, इसका अर्थ यह है कि बस बहुत पुरानी लग रही थी। उसके सभी जो उसके पार्ट थे एक दूसरे से असहयोग कर रहे थे अर्थात हिल रहे थे, लग रहा था कभी भी अलग हो जाएंगे। शीशे टूटे हुए थे और जो टूटे हुए थे वो गायब थे और जो बचे हुए थे वो ऐसा लग रहा था कभी भी टूटकर गिर जाएंगे। इंजन ऐसा लग रहा था कि वह इतनी ध्वनि दे रहा था कि ऐसा लग रहा था कि हम इंजन में ही बैठे। इस तरह एक वयोवृद्ध में सफ़र का अनुभव लेखक ने इस पाठ के माध्यम से किया है। बाकी के प्रश्नों के उत्तर बच्चों आप इसी प्रकार पाठ के अनुसार दीजिएगा।
अब हम भाषा बोध पर आएंगे। हिंदी भाषा अत्यंत वैज्ञानिक लिपि वाली भाषा है, परंतु लिखते समय उचित ध्यान न देने के कारण छात्र छात्राएं प्राय अशुद्ध लिखते हैं। कभी कभी थोड़ी सी असावधानी से लिखा गया शब्द अर्थ का अनर्थ कर देता है। इसलिए आवश्यक है कि शुद्ध उच्चारण किया जाए तथा शब्दों और वाक्यों को शुद्ध लिखने का अभ्यास किया जाए। अर्थात हमारी हिंदी भाषा वैज्ञानिक लिपि वाली भाषा है, अर्थात इसका अर्थ होता है कि हिंदी को जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। इसीलिए आपको अपने उच्चारण पर ध्यान देना है। उच्चारण सही होगा तो लेखन अपने आप सुधर जाएगा। वाक्यों को शुद्ध कीजिए। कहो तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, तो तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, इसको इस तरह शुद्ध कीजिएगा और बाकी के भी वाक्यों को शुद्ध करके लिखिएगा। वाक्य क्रम से संयोजित सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य को सुनने, पढ़ने या कहने में वक्ता तथा श्रोता उसका पूर्ण अभिप्राय समझ लेता है। वाक्य में सभी शब्द परस्पर संबंधित होते हैं। प्रश्न है बच्चों, वाक्यों का पद क्रम ठीक करके लिखिए। अर्थात यहाँ पर शब्दों को इधर उधर कर दिया गया है, आपने सही शब्द को सही जगह लिखना है। कहो यहाँ वत्स आओ, तो यहाँ क्या लिखेंगे? वत्स यहाँ आओ। तो इसी प्रकार बाकी का पद क्रम भी आप ठीक करिए और सही वाक्य बनाइए। लोकोक्तियाँ ऐसे वाक्यांश हैं जिनसे विशेष अर्थ प्रकट होता है और भाषा की व्यंजना शक्ति बढ़ जाती है। भाषा को रोचक, प्रभावशाली, सरस, स्वाभाविक एवं लालित्यपूर्ण बनाने के लिए लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इसका अर्थ है कि जब आपके पास ठोस वस्तु ही नहीं बचेगी तो फेस उसके आने वाला अभिप्राय भी नष्ट हो जाएगा अपने आप। ठीक है, इसीलिए आपको जड़ को खत्म करना नहीं है, जड़ को समाप्त करना है और जिससे आने वाला उसका दुष्परिणाम अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार बाकी की लोकोक्तियों का अर्थ आप स्वयं स्पष्ट करें। समास विभक्ति विहीन दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक योग को समास कहते हैं। समास में दो शब्दों का योग होता है बच्चों। तो इसी पर आधारित प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों से समास बनाइए और समास का नाम भी लिखिए। ठीक है, महान पुरुष, महापुरुष, कर्मधारय समास। जैसे धर्म और अधर्म, तो धर्म या अधर्म ये द्वंद्व समास है आपका। इसी प्रकार बाकी के समास बनाइए और कौन सा समास है ये भी लिखेंगे। शक्ति के अनुसार 3 फलों का समाहार, नीला है कंठ जिनका, इनमें भी आप समास का निर्माण करें और समास का नाम लिखें। एकल शब्द वह उपयुक्त संक्षिप्त शब्द जो अनेक संबंधित शब्दों के लिए शीर्षक का कार्य करता है। एकत्व शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाता है। अब इससे संबंधित प्रश्न है कि निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। जो युद्ध में स्थिर रहता है, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द है अचल। ठीक है, इसी प्रकार आपने बाकी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखने हैं। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। दुर्लभ, दुर्लभ जहां पहुंचना कठिन हो, तो इसका वाक्य बनाना है आपको। तो उन पहाड़ियों पर पहुंचना दुर्लभ कार्य है। इसी प्रकार बाकी के अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग स्वयं करें बच्चों। अब हम क्रियाकलाप की ओर बढ़ते हैं। पहला, ऐसी कोई घटना अपने शब्दों में लिखिए जब आपने बिना सोचे समझे किसी काम को करके अपना ही नुकसान किया हो। तो सोचिए और बताइए ऐसा कौन सा कार्य किया आपने जिसमें आपका अपना नुकसान हो गया। दूसरा, हरिशंकर परसाई हिंदी के शीर्षस्थ व्यंग्यकारों में गिने जाते हैं। कारा भगोड़ा इनकी सुप्रसिद्ध बहुचर्चित रचना है। ठीक है, तो मौका मिले तो इस रचना को जरूर पढ़िएगा। तीसरा, विभिन्न प्रकार की बसों का अवलोकन कीजिए। डीजल से चलने वाली बसों और सीएनजी बसों में आप क्या अंतर पाते हैं? आप बिल्कुल इस अंतर को समझ जाएंगे अगर आप इसका सही से अवलोकन करेंगे तो। चौथा, पुराने यातायात के साधनों का प्रयोग न केवल जोखिम भरा अपितु पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है, पर लेख तैयार कर पर्यावरण दिवस पर अपनी कक्षा में सुनाइए। तो ये बहुत अच्छा विषय है क्योंकि पुराने जो भी वाहन हैं वो हमारे पर्यावरण को दूषित करते हैं। तो इस विषय पर आपको ज़रूर चर्चा करनी चाहिए, लेख लिखना चाहिए और अपने और विद्यार्थियों के साथ इसे ज़रूर साझा करें ताकि सब अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें और इसकी ओर कदम बढ़ाएं और पर्यावरण को सुरक्षित रखने की दिशा में कुछ कार्य करें।
तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है आपने इस पाठ का आनंद उठाया होगा। आपको अच्छा लगा होगा पाठ। थोड़ा व्यंग है इसके अंदर, हास्य का पुट आपको मिलता है, लेकिन इसके ज़रिए जो संदेश है वो मिलता है कि हमें अपने पुराने वाहनों को तुरंत बदलना चाहिए, क्योंकि यह पर्यावरण की दृष्टि से बहुत खतरनाक है। इसीलिए अपने पर्यावरण को संभालने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी सबकी है। तो आप भी इस दायित्व को निभाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। इसी के साथ खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।